ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो केंद्र सरकार कोयला खदानों के लिए फिर से आवंटन के लिए अध्यादेश लाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने 218 में से 214 कोयला खदानों का आवंटन रद्द कर दिया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार के फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि सीमेंट, स्टील और ऊर्जा के क्षेत्र में ईंधन की सख्त जरूरत है और इसी वजह से सरकार यह अध्यादेश लाई है। उनके अनुसार सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को प्राथमिकता के आधार पर कोयला खदानों का आवंटन किया जाएगा। इनमें एनटीपीसी जैसे केंद्र सरकार के अधीन संस्थानों के अलावा राज्य सरकारों के बिजली बोर्ड भी शामिल हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र की सीमेंट, स्टील और ऊर्जा कंपनियों के लिए पर्याप्त और उचित संख्या में कोयला खदानें रखी जाएंगी और जरूरत के अनुसार उनका आवंटन किया जाएगा। कैबिनेट has recommended the promulgation of an ordinance to His Excellency the President in order to resolve the pending issues, particularly the situation arising out of the Supreme Court judgment quashing the allocation of the coal blocks. As you all know that the coal blocks were allocated by a screening committee mechanism. Part of the ordinance is that as far as the state sector requirements are concerned, whether it is the organizations of the central government or the state government, that is organizations like the NTPC or state electricity boards, coal mines would be allocated to them. As far as the private sector is concerned, the actual users of cement, steel and power who apply, a certain number of coal mines would be put in the pool and there would be an e-auction. Proceeds of all these auctions would go to the state governments entirely, where the mines are located. Most of these mines are located in the eastern part of India. Therefore, states like Jharkhand, Orissa, West Bengal, Chhattisgarh, to small extent Madhya Pradesh, Maharashtra and Andhra Pradesh, predominantly the eastern states and Chhattisgarh would be the biggest beneficiaries of revenue. Central government doesn't keep this revenue. Therefore, there would be a financial empowerment of the eastern states. तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि दिल्ली के जसोला में खोले जाने वाले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान को एम्स की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि छठा विश्व आयुर्वेद सम्मेलन 6 से 9 नवंबर के बीच में किया जाएगा। दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा। इसमें भारत, जर्मनी, इटली, अमेरिका, अर्जेंटीना, रूस और कई अन्य देशों के वैज्ञानिक 750 वैज्ञानिक पेपर प्रस्तुत करेंगे। नवंबर से लेकर और 9 नवंबर के बीच में प्रगति मैदान में ये बहुत बड़ा आयोजन होगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 7 तारीख को इसका उद्घाटन करेंगे। लगभग 4000 से भी ज्यादा इसमें सारे देश भर से और दुनिया के अनेक देशों से प्रतिनिधि शामिल होंगे। करीब 24
देशों के हेल्थ मिनिस्टर्स को हम लोगों ने इसमें आमंत्रित किया है। देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों को इसमें आमंत्रित किया है। लगभग 750 इसमें पब्लिकेशंस, साइंटिफिक पब्लिकेशंस जो है आयुर्वेदा के बारे में वो प्रस्तुत किए जाएंगे। 6 तारीख को एक आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक सिस्टम्स के बारे में एक हेल्थ मेले का आयोजन किया जाएगा जो 6 तारीख को शुरू होगा और इसका नाम आरोग्य एक्सपो होगा। इस सारे आयोजन में लगभग 500 से ज्यादा ऐसी फार्मा कंपनीज जो आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर डील करती हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी। तो धौला कुआं गैंगरेप मामले में सभी 5 दोषियों को दिल्ली की एक अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। उन्हें पहले ही दोषी करार दे दिया गया था। सोमवार को सजा का ऐलान करते हुए उम्र कैद के साथ सभी आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। This case was fixed for passing order on sentence, quantum of sentence. So now the court has passed the order, final order. In this order for rape offence, the court has sentenced life imprisonment to all the accused persons. And for abduction, the court has imposed 7 years RI, rigorous imprisonment. And for the offence of criminal intimidation, the court has imposed 5 years each. And also the fine of rupees 50,000 to on the persons of the accused person. मैम, इससे मैं सेटिस्फाई हूँ क्योंकि इसके अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से ज्यादा जो है गैंगरेप केस के अंदर इससे ज्यादा सजा नहीं है, तो इसलिए मैं इस केस में जो सजा दी गई है इससे मैं संतुष्ट हूँ। तो दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन संबंधी योजना शुरू की है जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्क संबंधी नियमों और कानूनों को पूर्ण रूप से बताया गया है। इस योजना का शुभारंभ दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने किया। उन्होंने बताया कि पहले कई पुलिस वाले पैसे लेकर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा देते थे जो सही नहीं था, लेकिन दिल्ली पुलिस की इस योजना की पहल से कंस्ट्रक्शन संबंधी किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। एक चीज जिसपे ज्यादा बदनामी होती थी और आपको कहने का मौका मिलता था वो ये है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है वहां पर 2 एलिमेंट्स या 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं। एक तो कि कोई पुलिस कर्मचारी वहां जाके इजाजत दे दे और बाद में पैसा ले, या कोई म्युनिसिपल कर्मचारी वहां जाके इजाजत दे और पैसा ले, या तीसरा कोई रेवेन्यू ऑफिशियल वहां पर जाके गैर कानूनी इजाजत दे दे। कानून के हिसाब से पुलिस को कोई अधिकार नहीं है। पुलिस का अधिकार यह है कि अगर कोई गलत काम की सूचना उसको मिले तो वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को और संबंधित म्युनिसिपल अधिकारी को या रेवेन्यू अधिकारी को सूचना कर दे। तो ये पुलिस वालों को साफ किया जा रहा है और आपके माध्यम से जनता को साफ किया जा रहा है कि देखिए पुलिस को अब आप वहां पैसा नहीं दे। जैसा आपको मालूम है, आज माननीय उपराज्यपाल महोदया ने हमारी इस नई मुहिम का शुभारंभ किया है जिसमें हम जनता को और अपने पुलिस कर्मियों को पुलिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन उसके बारे में उनको एजुकेट करेंगे। और साथ में हम जनता से ये गुजारिश कर रहे हैं कि अगर कोई पुलिसकर्मी अपने पद का दुरुपयोग करने की कोशिश करता है तो ऐसे में वो अपने इस प्रकार के पुलिसकर्मी के बारे में हमारे को शिकायत करेंगे ताकि उसके खिलाफ में कार्रवाई की जा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज। नमस्कार।